हेलो, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर स्वागत है। इस सेशन में हम कक्षा 12 हिंदी साहित्य का मॉडल पेपर 6 देखेंगे। 5 मॉडल पेपर हमने पिछली क्लास में देखे थे, जो इस चैनल पर प्ले लिस्ट में उपलब्ध है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ये जो मॉडल पेपर आपके निश्चित ही 5 अप्रैल को जो हिंदी साहित्य का पेपर होने वाला है, उसमें अति कारगर साबित होंगे। इसके साथ ही हम जो शेखावटी मिशन की बुकलेट है, उसके भी जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है वो भी साथ में हल कर रहे हैं। हमने जो अंतरा पाठ्य पुस्तक है, उसके सभी अध्यायों के 4 क्लासों में अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल के जो आगे की क्लास है, उसमें हम अभिव्यक्ति और माध्यम पाठ्य पुस्तक के अति महत्वपूर्ण प्रश्न भी हल करेंगे। ये जो क्लास है आपके लिए अति कारगर साबित होगी। ये जो मॉडल पेपर है, इसमें आपके जो संपूर्ण सिलेबस है, उसका रिविजन है वो एक ही साथ हो जाता है। आपको ये पता चल जाता है कि परीक्षा का पैटर्न है वो किस प्रकार का रहने वाला है, किस प्रकार जो छोटे प्रश्न है वो पूछे जाते हैं, किस प्रकार के बड़े प्रश्न पूछे जाते हैं, उनका लेवल है वो किस प्रकार का होता है। यानी पूरा 80 नंबर का ये पेपर होता है, उसका हम संपूर्ण सॉल्यूशन देखने वाला है। उसके सभी प्रश्नों के उत्तर है वो देखने वाला है। इसमें जो पहला प्रश्न है एबीसीडी वाला प्रश्न होता है, उसमें 15 एबीसीडी प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें पहला आधुनिक औद्योगिक विकास ने हमें किससे अलग कर दिया? जो वर्तमान में औद्योगिक विकास है, उसने अपनी जड़ और जमीन से अलग कर दिया। इसमें ऑप्शन ए है वो सही, यानी हमें विस्थापित है वो कर दिया है। आगे दूसरे अंधे भिखारी के लिए क्या इतनी लज्जा की बात नहीं जितना धन अंधे भिखारी भिखारी के लिए वो दरिद्रता है, यानी गरीबी है वो लज्जा की बात नहीं, लेकिन जो धन है वो लज्जा की बात है। विश्वनाथ त्रिपाठी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? जो विश्वनाथ त्रिपाठी यानी विश्वनाथ का जन्म है 1931 में बिस्गौर उत्तर प्रदेश में हुआ था। जो बिस्गौर है उत्तर प्रदेश का एक कस्बा है। चौथा प्रश्न है, मालवा में सामान्य बारिश से 5 इंच ज़्यादा बारिश होने का क्या प्रभाव पड़ा? जब सामान्य बारिश से 5 इंच ज़्यादा बारिश हो गई तो वहाँ के जो नदी नाले तालाब बावड़े सब है वो कुएँ चैतन्य हो गए थे। सुभागी जगदर को किसका दूसरा अवतार समझती थी? जो सुभागी है वो जगदर को भैरव का दूसरा अवतार समझती थी। जो भैरव है वो सुभागी का पति था। इसमें ऑप्शन से है वो सही है। छठा प्रश्न है, सरोज स्मृति कविता किस पर केंद्रित है? जो सरोज स्मृति कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो दिवंगत पुत्री सरोज उस पर केंद्रित है। इसमें ऑप्शन बे है वो सही है। सातों प्रश्न है, पनडुब्बा का क्या कार्य? जो पनडुब्बा उसका कार्य सच्चे मोती की खोज करना। देवसेना जीवन में किसको पाना चाहती थी? जो देवसेना स्कंदगुप्त को पाना चाहती। गंगा पुत्र है वो गोताखोरों को कहा गया। हिमालय पर्वत की ऊंचाई पर सूखी शिलाओं के बीच उगने वाला एकमात्र जंगली पौधा है वो कुटज का है। चार हाथ कहानी है वो मजदूरों के शोषण को उजागर है वो करती है। 12 प्रश्न है, कहानी का इतिहास कितना पुराना माना जाता है? जो कहानी का इतिहास है वो इतना पुराना माना जाता है जितना मानव इतिहास है पुराना, यानी जब मानव अस्तित्व में आया तब से वो कहानी का इतिहास चलता आ रहा है। समाचारों की प्राथमिकता का आधार क्या होता है? जो समाचार है उनमें प्रायोरिटी है वो पाठकों की रुचियां, दृष्टिकोण और उनके मूल्य को दी जाती है। उनके आधार पर ये खबरें छापी जाती है। जिस खबर को पाठक ज़्यादा रुचि लेते हैं उनसे संबंधित खबरें अधिक दिखाई देती है। किस रिपोर्ट में सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध तथ्यों, सूचना और आंकड़ों की गहरी छानबीन की जाती है? यानी जो आंकड़े हमें जो घटनाएं पहले से पता है उनकी गहराई से छानबीन की जाती है। जो इन डेप्थ रिपोर्ट होती है उसमें गहराई से छानबीन की जाती है। इसमें ऑप्शन बे है वो सही है। आगे 15 प्रश्न, विशेष लेखन के तहत रिपोर्टिंग के अलावा उस विषय या क्षेत्र पर क्या क्या प्रस्तुत किया जाता है? रिपोर्टिंग के अलावा उस विषय पर साक्षात्कार और लेख भी प्रस्तुत किया जाता है। समीक्षा और स्तंभ लेखन भी प्रस्तुत किया जाता है। फीचर टिप्पणी भी प्रस्तुत किया जाता है। इसमें ऑप्शन दे है वो सभी है, यानी ये सभी प्रस्तुत किए जाते हैं। आगे दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थान समझते हैं। इसमें पहला है, माधुरी शब्द का अर्थ है खालिजगा जैसा मीठा। जो शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ होता है शहद जैसा मीठा, यानी जो मन को मोहित करने वाला हो। जहाँ वाक्य रचना में किसी शब्द की कमी रह जाती है वहाँ कौन सा दोष होता है? जहाँ पर शब्द की कमी रह जाती है वहाँ पर न्यून पद है वो होता है। जहाँ पर शब्द अधिक यूज में ले लिया जाता है वहाँ अधिक पदत्व दोष होता है। छंद के प्राचीनतम आचार्य कौन माने जाता है? यहाँ सबसे प्राचीन आचार्य कौन माना जाता है? जो छंद शास्त्र है उसके प्राचीन आचार्य वो महर्षि पिंगल को माना जाता है। छपे और खालिजगत पदों से मिलकर बना होता है। जो छपे और 6 पदों से मिलकर होता है। इसमें प्रथम 4 चरण है वो रोला छंद के होते हैं और अंतिम 2 चरण है उल्लाला छंद के होते हैं। इससे आप इस प्रकार भी याद रख सकते हो कि छप छपे रोम, यानी जो छपे छंद है वो रोला और उल्लाला के योग से बना होता है। पहले 4 चरण है वो रोला के और अंतिम 2 चरण है उल्लाला के होते हैं। 5वां प्रश्न है, खालिजगा में प्रकृति को मानवीय रूप दिया जाता है और निर्जीव पदार्थों की मनुष्य की तरह काम करते हैं। सुख दुख आदि भावों से पूरी तरह प्रभावित दिखाई दिया जाता है। जो मानविकरण अलंकार होता है उसमें जो प्रकृति होती है उसको मानवीय रूप दिया जाता है। नई पराग, नई मधुर, मधु, नई विकास, ये काल, अली कली सो बंदियो आगे कौन वाला। इस पंक्ति में अन्य उक्ति अलंकार है, यानी इसके माध्यम से अन्य की बात को समझाने का प्रयास किया जाता है। इसमें भोरे को संबोधित करते हुए राजा को समझाने का प्रयास किया जाता है जो एक राजकुमारी के प्रेम में पड़े हुए हैं। आगे 30वां प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर जो पूछे गए प्रश्न है उसके उत्तर दीजिए। इसमें आपको अपठित गद्यांश दिया होगा जिससे संबंधित 6 प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। ये जो देशभक्त है उनकी विशेषता और उनकी महिमा से संबंधित गद्यांश है। इसमें जो पहला प्रश्न है वो शीर्षक से संबंधित है। दूसरा, देश की उन्नति किस पर निर्भर करती है? किसी देश की उन्नति है वो सच्चे देशभक्त नागरिकों पर निर्भर करती है। इसमें सबसे पहले दिखाया गया है। अगला तीसरा प्रश्न है, देश की स्वतंत्रता के पीछे कौन सी शक्ति है वो छिपी हुई थी? जब देश की आज़ादी है उसके पीछे हजारों देशभक्तों के बलिदान की शक्ति छिपी हुई थी। किस देश की अवनति है और शौपन में भी नहीं हो सकती?
जो जिस देश के निवासियों में देश प्रेम भरा और शिरा धमनियों में देश प्रेम का रक्त प्रवाहित हो, उस देश की अवनति और सौपन में भी नहीं हो सकती, वह सदैव उन्नति के पथ पर अग्रसर होगा। कोई देश कैसे समृद्धि के शिखर पर चढ़ सकता है? जिस देश में जितने सच्चे देशभक्त नागरिक होंगे उतना ही देश समृद्धि के शिखर पर चढ़ सकता है। देशभक्तों की क्या क्या विशेषताएं होती है? वह देश प्रेम के खातिर बड़े से बड़ा त्याग और बलिदान करने को उद्यत रहता है, यानी हमेशा वो तैयार रहते हैं। आगे चौथा प्रश्न अपठित पद्यांश से संबंधित है, जिसमें भी 6 नंबर के प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। अपठित गद्यांश और पद्यांश की हम अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो क्लास है वो भी जल्दी लेंगे, जिसमें आपको पता चलेगा कि इनको हल है वो कैसे करना है। जो अपठित पद्यांश है सबसे पहले आपको इनका भाव समझना है, यानी इसमें बताया क्या गया। इसमें पहला इसका उचित शीर्षक क्या होगा? इसका उचित शीर्षक है भारतवर्ष का प्राकृतिक सौंदर्य। जो भारत देश है उसकी प्राकृतिक छटा उसका वर्णन किया गया है। कवि ने भारतवर्ष की कौन कौन सी विशेषताएं बताइए? कवि ने बताया कि हिमालय इसका मुकुट है, सागर इसके चरण है, वो धोता है, यहाँ पर हरे भरे खेत है, इसके गर्भ में अपरिमित खनिज संपदा भरी हुई है। तीसरा है सिंचा व सलोना से क्या तात्पर्य? भारतीय भूभाग पर जो बहने वाली नदियां खेतों की सिंचाई करती है, जिससे सारा भूभाग है सुंदर हरा भरा और सजीला है वो लगता है। तो भारत देश को संसार का शिरोमणि क्यों कहा गया है? जो भारत देश है, क्यों भारत को संसार का शिरोमणि इसलिए कहा गया है क्योंकि जो भारत की विशेषता है वो संसार के अन्य किसी भी देश में नहीं है, इसलिए उसे शिरोमणि कहा गया है। जिस प्रकार सिर के ऊपर सबसे ऊपर है वो मणि होता है, उसी प्रकार भारत को अन्य देशों में शिरोमणि बताया गया, यानी अन्य देशों से ऊपर बताया गया है। भारत का मुकुट किसे कहा गया है? जो भारत का मुकुट है हिमशुभ्र हिमालय को कहा गया है। जो हिमालय है वो भारत का मुकुट माना जाता है। जो सागर यानी जो हिंद महासागर है वो भारत के चरण धोता है। नदियां जहाँ सुधा की धारा बह रही, इस पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। कवि ने बताया कि भारत देश है और संसार का अनोखा देश है, जहाँ नदियां हरियाली से प्राकृतिक सौंदर्य बढ़ा रही, वे अमृत में जीवन बना रही है। इस प्रकार जो अपठित पद्यांश है उसे 6 नंबर का अति महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाएगा। आगे जो खंड 2 है उसमें 5 से 15 तक जो प्रश्न है उसकी अधिकतम शब्द सीमा है वो 40 शब्द है, और प्रत्येक प्रश्न है वो 2 नंबर का रहने वाला है, यानी 3 से 4 लाइन में इसका उत्तर देना है। इसमें 5 प्रश्न है जीना भी एक कला है, कुटज पाठ के आधार पर कथन को समझे, यानी जीना भी एक कला है, ये कुटज पाठ के आधार पर आपको बताना है कुटज किस प्रकार जीता है। कुटज कठिन भौगोलिक परिवेश में भी कठोर पत्थरों को भेद कर धरती के गर्भ से रस ग्रहण करता है। वायुमंडल से जीवनी शक्ति अर्थात वायु है अपनाता है। वस्तुतः जीना केवल कला ही नहीं है, कठोर तपस्या भी है। प्राण डालकर जीवन रस को अनुकूलता के ग्रहण करने पर हमें जीना एक कला है वो मानी गई है। आगे छठा प्रश्न है अरगोबिंद ने जलालगढ़ वापस आकर बड़ी बउरिया से क्या वादा किया और क्यों? बड़ी बउरिया के पास जलालगढ़ आकर अरगोबिंद ने उसके पैर पकड़कर कहा कि तुम गांव छोड़कर मत जाना, मैं तुम्हें कोई कष्ट नहीं होने दूंगा, मैं निठल्ला नहीं बैठूंगा, तुम्हारा सब काम करूंगा। अपने गाँव और बड़ी बउरिया के प्रति समान संवेदना का भाव रखने के लिए अरगोबिंद ने ऐसा कहा और ये करने का संकल्प लिया। 7वां प्रश्न है बच्चे का उधर उधर कहना क्या प्रकट करता है? बच्चे का उधर उधर कहना ये प्रकट करता है प्रत्येक व्यक्ति का अपना अलग अलग यथार्थ होता है। बालक अपने ढंग से यथार्थ को देखते हैं। जैसे कवि के पूछने पर बालक ने अपने पतंग की तरफ ही हिमालय बताया। जब कवि ने पूछा कि हिमालय किधर है, तब बच्चे ने बताया कि हिमालय उधर है जिधर मेरी पतंग जा रही है, क्योंकि बच्चा एक दिशा को जानता है, जो वह कर रहा है वही उसकी दिशा, वह अन्य दिशा को नहीं जानता और उसका अपना अलग है वो यथार्थ होता है। ये जो आगे 8वां प्रश्न है रुई दिए रहोगे कहाँ लो बहराई बेकी, इस कथन के माध्यम से कवि घनानंद अपनी प्रेमिका को क्या उलाना देता है, यानी उनसे क्या शिकायत करता है? घनानंद प्रेयसी नायिका को उलाना देते हुए कहते हैं तुम कब तक कान में रुई लगाकर बहरा बनने का बहाना बनाती रहोगी, कभी तो तुम मेरी पुकार कान खोल कर सुनोगी, ये बहाना ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है, मेरी पुकार तुम्हारे कानों को खोल कर ही रहेगी। आगे 9वां प्रश्न है सच्चे खिलाड़ी कभी रोते नहीं, बाजी पर बाजी हारते हैं, चोट पर चोट खाते हैं, धक्के पर धक्के सहते हैं, पर मैदान में डटे रहते हैं। इस कथन के आधार पर सूरदास की मनाई स्थिति में आए बदलाव को स्पष्ट कीजिए। बच्चों के द्वारा खेल में रोने को गलत मानना, सूरदास ने भी सोचा ये जीवन भी एक खेल है, यानी हमारा जीवन भी एक खेल के समान है, इसकी हार जीत पर दुख न मनाकर फिर से नई ऊर्जा और स्फूर्ति से खेलना चाहिए। रुपए मैंने ही कमाई लिए थे फिर ही कमा लूंगा, मुझे अपने मन को मलिन न करके नए साहस के साथ फिर है वो खेलना, ये इस जीवन रूपी खेल के साथ वापिस से खेलना है और रीस्टार्ट करना है। आगे 10वां प्रश्न है हमारी आज की सभ्यता इन नदियों को अपने गंदे पानी के नाले बना रही है, क्यों और कैसे? अपने मालवा खाऊ जड़ा सभ्यता में पाठ के आधार पर लिखे लेखक के अनुसार इन कारणों से भारत में नदियां गंदे नालों में बदल रही है। आधुनिक विकसित सभ्यता में बड़े बड़े नगरों और महानगरों के जो गंदे नालों का पानी नदियों में डाला जा रहा है, बड़े बड़े जो कारखाने उनसे निकलने वाला विषैला और गंदा पानी नदियों में बहाया जा रहा है, इन कारण ये नदियाँ गंदे नालों में वो बदल रही है। आगे 13वां प्रश्न है राधा मुख को चंद्रसा कहते हैं, मतिरंक निष्कलंक है वह सदा उसमें प्रकट कलंक, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार परिभाषा भी लिखी है? इस पंक्ति में व्यतिरेक अलंकार है। व्यतिरेक का अर्थ होता है उत्कर्ष या अधिक, यानी किसी बात को अधिक बड़ा चढ़ा कर प्रस्तुत किया जाता है। जिस अलंकार में गुण अधिक कारण उपमान की तुलना में उपमेय का उत्कर्ष वर्णन किया जाता है, यानी अप्रस्तुत के बजाय जो प्रस्तुत चीज़ है उसको श्रेष्ठ बताया जाता है, और दोनों में तुलना करके जो प्रस्तुत चीज, जैसे इसमें जो राधा का मुख है वो प्रस्तुत है उसको चंद्रमा से भी श्रेष्ठ बताया गया है कि राधा के मुख पर एक भी कलंक नहीं है, चंद्रमा में कलंक है, इस कारण इसमें व्यतिरेक अलंकार है। इसमें उपमेय को श्रेष्ठ बताया जाता है, इस कारण उसे उसमें व्यतिरेक अलंकार है वो होता है।
आगे 12वां प्रश्न है, एक नाटक में कथ्य क्यों आवश्यक है, स्पष्ट करें। एक नाटक के लिए उसका कथ्य आवश्यक होता है। पहले कहानी अथवा संरचना के भीतर उसे पिरोना जाता है, फिर शिल्प या संरचना की समझ और जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि नाटक को मंच पर मंचित होना आते हैं। नाटककार को एक कुशल संपादक होना भी आवश्यक है, ताकि वह नाटक को एक व्यवस्थित रूप दे सके। 13वां प्रश्न है, इन डेप्थ रिपोर्ट किसे कहा जाता है। इन डेप्थ रिपोर्ट का इस्तेमाल किसी घटना, समस्या या मुद्दे से जुड़े जो महत्वपूर्ण पहलू होते हैं उनको सामने के लिए लाने के लिए किया जाता है। इसमें जो तथ्य और सूचना होती है उनकी गहरी छानबीन की जाती है। आगे 14वां प्रश्न है, मीडिया की भाषा में बीट का क्या तात्पर्य। खबरें भी कई तरह की होती है, राजनीतिक, आर्थिक, अपराध, खेल, फिल्म, कृषि, विज्ञान या किसी भी विषय से जुड़ी हुई संवाददाताओं के बीच जो काम का विभेदन है, जब उनकी दिलचस्पी और ज्ञान को ध्यान में रखकर किया जाता है तो इसे बीट कहा जाता है। 15 प्रश्न है, आगे 15 प्रश्न है, गोस्वामी तुलसीदास अथवा निर्मल वर्मा का साहित्यिक परिचय लिखिए। इसमें आपके एक कवि अथवा में एक लेखक का साहित्यिक परिचय पूछा जाएगा। ये भी 2 नंबर का रहने वाला। इसमें गोस्वामी तुलसीदास का जो साहित्यिक परिचय है वो अति महत्वपूर्ण है। गोस्वामी तुलसीदास महान समन्वयकर्ता लोकनायक थे। उनके अन्य रचनाएं विनय पत्रिका, गीतावली, कवितावली, कृष्ण गीतावली, दोआवली, बरुए रामायण, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, वैराग्य, संदीपनी, रामलला, नचू, रामाज्ञा, प्रश्नावली, ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं है। इसके अलावा में निर्मल वर्मा का जन्म शिमला में सन 1929 में हुआ। इनके कृतित्व उल्लेखनीय इनके परिंदे, जलती झाड़ी, बीच बैस में ये कहानी संग्रह, वेदिन अंतिमान्य, ये इनके उपन्यास है। कुछ यात्रा संस्मरण और निबंध संग्रह भी काफी चर्चित है। आगे जो खंड से है इसमें 60 शब्दों में उत्तर देना, यानी 5 से 6 लाइन में देना है। प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का रहने वाला। ये अथवा में भी पूछा जाएगा। इसमें से प्रीति, अनुराग, बखनीय, तिल तिल, नूतन हो, इस पंक्ति का भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए, यानी इसका भाव क्या। कवि ने इसमें बताया कि प्रेम में अतृप्ति और नवीनता अनिवार्य मानी गई, यानी कभी भी अतृप्त नहीं होना चाहिए। उस प्रेम का बखान किया जा सकता है जिसमें प्रत्येक क्षण नवीनता का अनुभव होता है। नायिका अपनी सखी से कहती है कि मैं नायक श्री कृष्ण को जीवन भर देखते रहना चाहती हूँ, कानों में उनके मधुर वचनों को सुनने की उत्कंठा है। नायिका का यह कथन नायक श्री कृष्ण के प्रति उसके जो उत्कृष्ट प्रेम है उसका परिचायक है, जो उसके प्रेम से अतृप्त है और उस प्रेम में सदैव नवीनता आती रहती है। अथवा वसंता या कविता में कवि है वो चिंतित क्यों है, या कवि की चिंता क्या है। कवि के अनुसार जो आज का मानवीय व्यवहार है प्रकृति के अनुकूल नहीं है। लोग अपने स्वार्थ और महत्वाकांक्षों के लिए प्रकृति का बहुत नुकसान कर रहे हैं। महानगरों में प्राकृतिक सौंदर्य कोई महत्व नहीं, चारों तरफ भौतिक सौंदर्य यानी हर जगह वो बनावटीपन है। मनुष्य को ऋतुओं की सुंदरता और उसमें होने वाले परिवर्तनों के बारे में जानकारी नहीं है। कवि ने ये कवि के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय जो आज का मनुष्य प्रकृति से हट रहा है, इस कारण कवि ने चिंता व्यक्त की है। 17वां प्रश्न है, औद्योगिकरण से विकास पर्यावरण को व्यापक पैमाने पर नुकसान हो रहा है, इस कथन के समर्थन में अपने विचार व्यक्त कीजिए। विकास के नाम पर जो हो रहा है औद्योगिकरण है वो पर्यावरण के लिए संकट पैदा कर दिया है। गांव के गांव खाली करवा दिए गए, साथ ही मनुष्य और प्रकृति का संतुलन भी गड़बड़ा गया है। औद्योगिकरण के कारण स्थापित जो उद्योग और कल कारखानों ने भी पर्यावरण को वायु, जल, ध्वनि सभी प्रकार से प्रदूषित किया। जैसे सिंगरोल जो प्राकृतिक संपदा से प्रचुर मात्रा में भरा हुआ था, वर्तमान में उसको बांध बनने के कारण संपूर्ण रूप से उजाड़ दिया गया है। इसके अलावा मैं बालक बच गए निबंध में समाज की किस मानसिकता पर चोट की गई विस्तार पूर्वक लिखिए। जो बालक बच गए निबंध के द्वारा लेखक यह बताना चाहता है कि समाज में हम सभी शिक्षा देने के नाम पर बच्चों पर कठिन से कठिन ज्ञान को उसके कच्चे मन पर थोपना चाहता है, यानी हम शिक्षा उनके मन में रटाना चाहते हैं, उन पर थोपना चाहते हैं। बच्चों को औरों के समक्ष प्रदर्शन का माध्यम बना देते हैं। इस बात पर परिजन गर्व महसूस करता है कि रटन प्रवृत्ति से ही उनके बच्चे को सारा ज्ञान है। वर्तमान में बच्चों पर शिक्षा को थोपा जा रहा है। बच्चे की स्वाभाविक प्रवृत्तियां, रुचि और उपलब्धियों पर अंकुश लगा रखा है। इस मानसिकता को लेखक ने वो प्रस्तुत किया है। लेखक के अनुसार बच्चे के खुला स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए ताकि वो आराम से सीख सके, उसका संपूर्ण विकास हो सके। उसको रटन की ओर अग्रसर नहीं करना चाहिए। उसके मन में शिक्षा के प्रति रुचि पैदा करनी चाहिए ताकि वो शिक्षा के प्रति अग्रसर हो सके। आगे 18वां प्रश्न है, लेखक विश्वनाथ ने किन आधारों पर अपनी माँ की तुलना बतख से की। यानी लेखक विश्वनाथ ने अपनी माँ की तुलना बतख से क्यों की है। लेखक विश्वनाथ ने दिलशाद गार्डन का जो डियर पार्क है उसमें बतखों को देखा। वे अंडे देने के लिए पानी छोड़कर जमीन पर आ जाती है। वे अपने पंखों से ढककर अंडों को सेने का काम करती है। यदि कोई अंडा पंखों से बाहर रह जाता है तो उसे बड़ी सावधानी इस पंखों को नीचे लाकर उन्हें सुरक्षा प्रदान करती है। लेखक की माँ भी अपने बच्चों की देखभाल इसी तरह करती है। इसके अलावा में मालवा में जब सब जगह बरसात की झड़ी लगी रहती तब मालवा के जनजीवन पर इसका क्या असर पड़ता है। मालवा में जब सब जगह बरसात की झड़ी लगी रहती तब वहाँ के सारे कुएं, बावड़ी, ताल, तलैया पानी से लबालब भर जाते हैं। नदी नाले भरपूर वेग से बहने लगते हैं। मालवा के पास से बहने वाले जो नर्मदा नदी उसमें भी खूब पानी आ जाता है। वहाँ पर फसलें ले आती है। मालवा की बरसात लोगों के जनजीवन को समृद्ध बनाती है और खुशियाँ मनाने को उत्साहित करती है। इसके बाद जो खंड 2 है इसमें 2 प्रश्न है, गद्यांश और पद्यांश की 6 प्रसंग व्याख्या पूछ जाएगी। आपके पाठ्य पुस्तक से 2 गद्यांश दिए होंगे, दोनों में से आपको किसी एक की 6 प्रसंग व्याख्या करनी है। ये 5 नंबर का रहने वाला है। इसमें आपको सबसे पहले संदर्भ और प्रसंग लिखना है, फिर व्याख्या और अंत में विशेष है वो लिखना है। इसमें प्रसंग प्रस्तुत गद्यांश
रामचंद्र शुक्ल के जो प्रेमगन की छाया स्मृति संस्मरणात्मक निमन से उधरी तैयार मिर्जापुर में रहते हुए जो शुक्ल जी का उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी से घनिष्ठ परिचय हो गए। इस उत्तर में इसी प्रसंग का वर्णन किया गया। वे के शुक्ल जी कहते हैं उनका अब तक चौधरी साहब से अच्छी तरह परिचय हो गया था। उनके यह शुक्ल जी का आना एक लेखक के रूप में ही होता था। लेखक और उनके जो समय हिंदी प्रेमियों की मंडली चौधरी साहब को एक पुरानी चीज़ मानती थी। इसका कारण यह था कि लेखक और उसके साथी चौधरी साहब से उम्र में बहुत छोटे थे। उनमें चौधरी साहब की आदत और रईसी के प्रति स्वाभाविक रूप से कुतूहल और प्रेम का अच्छा मिला जुला भाव रहता था। वे उनका व्यक्तित्व जानने की उत्सुकता रखते। चौधरी साहब काफ़ी सम्मानित हिंदुस्तानी रईस थे। रईस व्यक्ति का रहन सहन व्यवहार एक साधारण व्यक्ति की तुलना में कुछ विशिष्ट होता है। यही कारण था कि वसंत पंचमी, होली जैसे विशेष अवसरों पर उनके यहाँ खूब नाच रंग और उत्सव हुआ करते थे। चौधरी साहब के हाव भाव ढंग से उनकी रसिकता का आभास होता था। चौधरी साहब के बाल कंधों तक लटक रहे थे। वे इधर से उधर टहल रहे थे। इसके साथ ही एक छोटा लड़का पान की तस्वीर लिए उनके पीछे उनके स्वभाव के अनुसार लगा रहता है। चौधरी साहब बात करने में इतने प्रवीण थे कि वे बात की काट छांटे और तुरंत ही कर देते। इसलिए जो बात उनके मुंह से निकलती उनमें एक विलक्षण वक्रता रहती थी। विशेष है लेखक ने चौधरी साहब के रहन सहन व्यवहार और जो रईसी स्वभाव उसका परिचय दिया। भाषा सरल सहज और प्रभावपूर्ण शैली संस्मरणात्मक और वर्णात्मक है। इसके अथवा में वो उसका प्रसंग प्रस्तुत गद्यांश भीष्म साहनी के गांधी नेहरू और जो यशर अराफात पाठ से उद्धृत है। इसमें एक बौद्ध भिक्षु के बारे में बताया गया है। व्याख्या लेखक भीष्म साहनी सेवाग्राम में रहते हुए रोज गांधी जी के आश्रम में जाते हैं। उन दिनों में उन्होंने देखा है कि एक जापानी बौद्ध भिक्षु अपने चीवर वस्त्रों में गांधी जी के आश्रम की परिक्रमा करता था। लगभग मील भर का चक्कर लगाता अपना वाद्य यंत्र बजाता हुआ चलता था। लेखक बताता है कि उसके वाद्य यंत्र की आवाज़ दिन में अनेक बार अलग अलग कोने सुनाई पड़ती थी। जापानी भिक्षु के आश्रम है वो परिक्रमा सदैव प्रार्थना के समय पर ही समाप्त होती थी। जब वह प्रार्थना स्थल पर पहुंचकर बड़े आदर भाव से गांधी जी को प्रणाम करता और सभा के एक कोने में बैठ जाता। उसके ये आदर भाव था जो गांधी जी और आश्रम के प्रति पूर्णतया समर्पित था। विशेष लेखक ने बौद्ध भिक्षु आश्रम परिक्रमा और गांधी जी के प्रति उसके समान भाव को प्रस्तुत किया है। सीधी सरल भाषा का प्रयोग है। जो संस्मरण शैली है वो प्रयुक्त हुई है। आगे 20वां प्रश्न है। इसमें आपको पद्यांश की 6 प्रसंग है वो व्याख्या करनी है। 2 पद्यांश है, दोनों में से किसी एक की 6 प्रसंग व्याख्या करनी। ये पद्यांश और इसकी व्याख्या आप पीडीएफ से पढ़ लेना। इसकी पीडीएफ है वो टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए। आप वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला 21वां प्रश्न है वो निम्न से संबंधित है। इसमें आपको 400 शब्दों में निम्न लिखना है, यानी कम से कम 40 से 50 लाइन 2 पेज है वो आपको भरना है। ये 6 नंबर का निम्न रहने वाला है। चारों में से किसी एक विषय पर है वो निम्न लिखना है। आपको निम्न है वो पूरा रोचक होना चाहिए, यानी पहली 3 से 4 लाइनें पढ़ते ही जो कॉपी चेक करने वाले सर है उनको पता लग जाना चाहिए बच्चे को इस विषय के बारे में वो पूरा ध्यान है। आपको जिस विषय पर सबसे अधिक ध्यान हो उसी विषय पर आपको निम्न लिखना है। इसमें 4 है। राजस्थान में गहरा था जल संकट, सर्व शिक्षा अभियान को कैसे सफल बनाए, वैश्विक महामारी और निवारण के उपाय और मेरी पीढ़ी पुस्तक। इन चारों में से आपको किसी पर लिखना है। इसमें जो राजस्थान में गहरा था जल संकट है उसके बारे में बताया गया है। आपसे 5 नंबर का है तो 5 बिंदु है वो विशेष रूप से लिखना है। सबसे पहले प्रस्तावना लिखनी है। प्रस्तावना में बताना है कि ये घटना क्या है या ये समस्या क्या है, इसका इतिहास है क्या है, अंत में उपसार बताना है, यानी इसका उपाय क्या हो सकता है। सार है वो पूरा जो निबंध है उसका सार बताना है। ये भी आप पीडीएफ से पढ़ लेना। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको अगली क्लास का नोटिफिकेशन है वो तुरंत मिल जाएगा। धन्यवाद। मस्त रहिए, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए।